वेलकम टू A2O अकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हर साल यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये जैसे कि आपको दिख रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द विलियम बेंटिक? अबोलिशन ऑफ सती, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी ड्यू टू द चेंजेस ऑफ रिलीजियस सुपरसेशंस एंड द ऑर्गेनाइजेशन बैंड ऑफ ठग्स। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं मालवारी सिस्टम से कि लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, होल्ड मैग्नस किसने जो है मालवारी सिस्टम बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। नाउ इसलिए हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोनों बीपीएससी और यूपीएससी के लिए। आज हम करने जा रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, ये सारी इसकी टाइमलाइन है। सबसे पहले आए थे वॉरेन हास्टिन, फिर आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर आया था सर शॉन जॉर, उसके बाद सर एल्यूरेट क्लार्के, उसके बाद रिचर्ड वेल्सले, उसके बाद सर जॉर्ज मार्लो जो कि गवर्नर जनरल की तरह पे एक्टिंग किया था उन्होंने, गिलोबर्ट एलियंस मोरो जिनको लॉर्ड मिंटो भी कहा जाता है, लॉर्ड मरोनो, लॉर्ड एडम और जो है ये 1823 तक रहे थे। अब हम करने जा रहे हैं सबकी टाइमलाइन। वॉरेन हास्टिन 1772 से 1785 तक थे और इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स ये थी कि उन्होंने सबसे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स उनकी हम कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किए एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, जिसके अंदर उन्होंने रिड्यूस किया करप्शन और उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया सारे फंक्शंस जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स का उनका। उसके बाद हम करते जा रहे हैं जुडिशरी रिफॉर्म्स के बारे में। जुडिशल रिफॉर्म्स उन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर 1774 के अंदर। उसके बाद रेवेन्यू और टैक्सेशन के अंदर उन्होंने परमानेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया बंगाल के अंदर 1793 के अंदर, जिसके अंदर जो है फिक्सिंग द लैंड रेवेन्यू विद द जमींदार्स। उसके बाद उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर उन्होंने बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश करे नेबरिंग स्टेट्स के साथ, और उन्होंने एक पॉलिटिकल बैलेंस और मैनेजमेंट अफेयर्स के रीजनल पावर्स के साथ भी करे। उसके बाद कंट्रोल किया उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद जो है उन्होंने सप्रेशन किया बैंद्रदरी और आउटलॉज जितने भी थे, ठीक है, वो सारे जो है उनको जो है सप्रेस किया बेसिकली। उसके बाद प्रोमोशन ऑफ द इंडियन कल्चर और लैंग्वेज के अंदर उन्होंने स्टार्ट करा इंडियन कल्चर को प्रमोट, इंडियन लिटरेचर को प्रमोट किया, पैट्रनाइज किया आर्ट को, कल्चरल को भी उन्होंने पैट्रनाइज किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को एक्सपैंड किया, जिसकी वजह से उनकी जो है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बात कर रहे हैं। 1786 से 1793 तक थे वो, और उनकी जो है बेस्ट नोन एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल रिफॉर्म्स थे। उसमें से एक था कॉर्नवालिस कोर्ट जो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर जो है उन्होंने एक सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियली रिफॉर्म्स थे उनको जो है इस्टेब्लिश किया, जिसको बोलते हैं कॉर्नवालिस कोर्ट, जिससे जो है इम्प्रूव हो सके एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उसके बाद उन्होंने जुडिशरी रिफॉर्म इस्टेब्लिश किया, जिसके अंदर उन्होंने सेपरेट किया कलेक्टिव रेवेन्यू कलेक्टर और जजेस की जो है एक न्यू सिस्टम इस्टेब्लिश किया, जिसके अंदर से उन्होंने रेवेन्यू कलेक्टर और जजेस को जो है सेपरेट किया ताकि रिड्यूस हो सके वो करप्शन के अंदर और इन्हांस कर सके उनकी इम्पार्शियलिटी जो जुडिशरी के अंदर है। उसके बाद उन्होंने परमानेंट सेटल के अंदर जो है एक रिफॉर्म लेके आए वो 1793 के अंदर, जिसके अंदर उनकी पॉलिसी का एम था टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू डिमांडेड फ्रॉम द जमींदार्स and providing them the sense of permanence and encouraging the long term investment in the land improvement. उसके बाद जो है उन्होंने फिस्कल रिफॉर्म्स जो है वो स्टार्ट करे, जिसके अंदर जो है उन्होंने प्रिवेंट किया टैक्सेशन के अंदर जो एब्यूजेस थे, और उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया रेवेन्यू के कलेक्शन को, जिसकी वजह से कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और लैंड रेवेन्यू जो है वो बेटर हो सके। उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्टेब्लिश करे। उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पॉलिसी सिस्टम। ट्रीटी ऑफ मंगलोर जो है वो इस टाइम हुई जब वो थे 1784 के अंदर,
ठीक है। और उसके अंदर जो है एक ट्रीटी ऑफ बेंगलोर के अंदर जो है एंड कर दिया गया। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी जो ब्रिटिश इंडिया और टीपू सुल्तान के बीच में, उसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मिलिट्री रिफॉर्म्स जो हैं उन्होंने बहुत सारे, इट रीऑर्गेनाइज एंड मॉडर्नाइज द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री डेवलपमेंट्स भी करी ब्रिटिश रूल के दौरान। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सर जॉन शॉर्ट 1793 से 1798 तक। उनको जो है लॉर्ड टिंगमाउथ भी कहा जाता है, जो कि उनका दूसरा नाम है। उसके बाद उन्होंने रेवेन्यू रिफॉर्म्स करे, उन्होंने बहुत सारे इंट्रोड्यूस करे। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है बंगाल के अंदर करी। उन्होंने एम किया कि रेवेन्यू जो है वो कलेक्शन हो सके और रिड्यूस करा करप्शन सिस्टम के अंदर। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स उन्होंने स्टार्ट करे ताकि वो प्रोवाइड कर सके सिक्योरिटी टू द लैंडलॉर्ड एंड रिड्यूसिंग द अगेरियन डिस्प्यूट जितने हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पिलग्रिम्स टैक्स जो है वो अबॉलिश कर दिया गया, जो इम्पोज हुआ था हिंदू पिलग्रिम्स के ऊपर। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन के अंदर प्रमोशन करी, उन्होंने प्रमोट किया एजुकेशन को ताकि वो ब्रिटिश रूलर्स और इंडियन पॉपुलेशन के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बन सके। उन्होंने जो है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबिलिटी लाई, ठीक है, उस जिसकी वजह से उनको जो है बहुत सा एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबिलिटी टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि सेकेंड मैसूर वॉर के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्ट्रक्शन हो गई थी उसकी वजह से। उसके बाद कॉम्पैक्ट स्लेवरी। उसके बाद लॉर्ड टेमे वॉज नोन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अबोलिशन मूवमेंट इन द इंग्लैंड के अंदर एक अबोलिशनिस्ट मूवमेंट हुआ था जिसके लिए इनको जाना जाता है। उसके बाद हम करने जा रहे हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ये तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है, एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज थी जिसके अंदर जो है उनको जो ब्रिटिश इंडियाज़ थी उन्होंने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो है वो साइन किया था ताकि वो एक्सेप्ट कर सके ब्रिटिश सब्सिडरी फोर्स को अपनी फॉर देयर प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद ये सिस्टम अलाउ करता है ब्रिटिशर्स को टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन टेरिटरीज विदाउट द डायरेक्ट एनेक्सेशन। ये एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्टेप था लॉर्ड वेस्ली के द्वारा। एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी, वेस्ली प्रोड्यूस्ड द एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ द टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इट वेज द वॉर्स अगेंस्ट द सेवरल इंडियन रूलर्स, जैसे कि मराठास, टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के, इन सब के। ही annexed the significant territories and brought them under the British control, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ द बरसेन जो है वो था उस टाइम इन 1802 के अंदर लॉर्ड वेस्ली ने ट्रीटी ऑफ बरसेन जो है वो साइन करी पेशवा एक मराठा एम्पायर के साथ, और जिसकी वजह से जो है उनका ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जो है इंडिया के अंदर और बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिश किया फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, 1800 के अंदर, जिसका एम था टू ट्रेन द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स इन द इंडियन लैंग्वेज, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस के अंदर और इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया। उन्होंने वेस्ले कोड भी और इंट्रोड्यूस किया जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू रिफॉर्म था। उन्होंने इम्प्रूव करी गवर्नेंस और एफिशिएंसी जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को भी पैट्रोनाइज किया। उन्होंने इस्टेब्लिश किया एशियन सोसाइटी इन कलकत्ता, और उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट को सपोर्ट किया कि बहुत सारे टेक्स्ट जो इंडियन लिटरेचर थे उनको प्रिजर्व करके रखा, उनकी ट्रांसलेशन करी। उसके बाद उन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो लॉर्ड वेस्ली ने किया और इंट्रोड्यूस करी ऑटोनॉमी ऑफ अदर प्रेसिडेंसी और ऑफिशियल विद इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर जॉन बैरलो 1805 से 1807 तक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल क्राइसिस जो था उसके साथ डील किया, और उसके बाद उन्होंने जो है बहुत सारे कोशिश करी, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा
ऑस्ट्रेट एरिस्टोक्रेसी मेजर, पब्लिक एक्सपेंडिचर उन्होंने कम करने की कोशिश करी। उसके बाद इम्प्लीमेंट किए बहुत सारे फिजिकल रिफॉर्म्स ताकि वो कंपनी के फाइनेंसेस को स्टेबलाइज कर सके। उसके बाद उन्होंने अबॉलिशन किया किसको, परमानेंट सेटलमेंट मद्रास के अंदर। उसके बाद उन्होंने ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में किया था परमानेंट सेटलमेंट, उसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो है मोर फ्लेक्सिबल रेवेन्यू सिस्टम जो है वो मद्रास में शुरू किया। रेवेन्यू आए बहुत सारे, लैंड रेवेन्यू के अंदर जो है उन्होंने सब चेंजेस करे लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ के अंदर। ब्रीफ प्रोवाइड द रिलीफ टू द फार्मर्स एंड इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बहुत सारी इम्प्रूव करने की कोशिश करी। उसके बाद उन्होंने जो है एंग्लो मराठा रिलेशनशिप के अंदर भी उनका इम्पैक्ट था। उन्होंने क्या किया, मराठा एम्पायर के अंदर जो टेंशन्स थी वो फेस करी, उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश करी, सेटल करा इश्यूज मराठा के साथ पीसफुली। उसके बाद उनके पास एक और चैलेंज था, मैसूर और ध्रमवनकोर। इन दोनों के अंदर भी जो चैलेंजेस थे वो इन्होंने जो है कोशिश करी कम्प्लेक्सिटीज़ को डील करने की। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स जो हैं वो उन्होंने जो है करे, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थे और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं दे पाए वो गवर्नेंस को, लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश करी ऐसे रिफॉर्म्स लाने की जो गवर्नर और एफिशिएंसी जो है कई सर्टेन एरियाज़ के अंदर उन्होंने करे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में, जो कि 1807 से 1813 तक था। लॉर्ड मिंटो को जो है गिलबर्ट एलियटन मोरो कायन माउंट भी कहा जाता है, जो कि एक गवर्नर जनरल थे। और उनकी जो है उन्होंने क्या किया, बहुत सारी एंग्लो मराठा वॉर्स के टाइम पे उनके टाइम पे हुई, जो कि पॉलिसी थी प्रीडिसेसर की डीलिंग विद द मराठा एम्पायर के साथ। उसके बाद उन्होंने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1817 से 1818 तक हुई। उसके बाद ब्रिटिश फोर्सेस को उन्होंने डील किया, उनको लीडरशिप मिली गई ताकि वो डिफीट कर सके मराठास को, और उन्होंने बहुत सारी लार्ज टेरिटरीज को एनेक्स कर लिया। उसके बाद इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वो जो है महाराजा रंजीत सिंह के साथ 1809 के अंदर जो है नेगोशिएट करी, और जिसकी वजह से उनकी ट्रीटी ने एक बॉर्डर सतलुज रिवर को जो है एक बॉर्डर के रूप में जो सिख एम्पायर और ब्रिटिश इंडिया के बीच में रहा। उसके बाद एंग्लो नेपलीज वॉर हुई। लॉर्ड मिंटो के टाइम पे एंग्लो मैसूर नेपलीज वॉर हुई 1814 से 1816 तक। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है उन्होंने गुरखा किंगडम जो है नेपाल के अंदर, वहाँ से उनसे भी लड़ाई करी। उसके बाद उन्होंने साइन करी सिंगुली ट्रीटी 1815 के अंदर, जिसके अंदर जो है ब्रिटिश का एक्सेप्ट किया गया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, उन्होंने स्टडीज़ बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट किया, लिटरेचर को, हिस्ट्री को, और इंस्टीट्यूशंस एशियाटिक सोसाइटी उन सबको जो है प्रमोट करने की कोशिश करी। फेमाइन हुआ उस टाइम पे, ठीक है, और उसको भी कंट्रोल करने की उन्होंने इम्प्लीमेंट किया रिलीफ मेजर्स। ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स जो है वो भी स्टार्ट किए गए इस दौरान ताकि इम्प्रूव कर सके गवर्नेंस एंड एफिशिएंसी विद इन द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने प्रमोट किया ट्रेड एंड कॉमर्स को और ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स विद इंडिया और अदर कंट्रीज। सपोर्ट किया एजुकेशन को। लॉर्ड मिंटो ने सपोर्ट किया डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, लिटरेचर, साइंस, इन सब के बारे में। लॉर्ड हैस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड हैस्टिंग जो है उनको वॉरेन हैस्टिंग भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इसके ऊपर आते रहते हैं। हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, उन्होंने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, सारे एक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1813 एक्ट जो है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1838 जो है लॉर्ड हैस्टिंग के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे आया था? दोबारा 1813 से 1823 के बीच में लॉर्ड हैस्टिंग आए थे, जिसके बीच में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया, और जिसकी वजह से बहुत सारे एलोकेशंस, इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। ठीक है, एलोकेशन ऑफ फंड्स हुए, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन हुआ, ठीक है, और क्रिश्चियन मिशनरीज को भी परमिशन दिए गई कि वो अपनी एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद मराठा कॉन्क्वेस्ट हुआ इस दौरान, और ये जो है एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, ठीक है, और सीरीज थी मिलिट्री कैंपेन टू फर्दर एक्सटेंड द ब्रिटिश टेरिटरी इंडिया के अंदर। ठीक है। उसके बाद उन्होंने डिफीट किया मराठास को। भूटान कैंपेन हुआ इस दौरान। लॉर्ड वॉरेस्टन जो है
उन्होंने मिलिट्री कैंपेन मराठा के अगेंस्ट इन 1865 के अंदर करी, जो कैंपेन रिजल्ट इन द ट्रीटी ऑफ तितालिया, ठीक है, जिसकी वजह से सिक्योर हुआ पीस और टेरिटरी गेन्स ब्रिटिश इंडिया के अंदर। उसके बाद पिंडारी रेटर्स हुए, लॉर्ड वेस्टन ने सक्सेसफुली सप्रेस किया पिंडारी रेट्स को, ठीक है। उसके बाद कैप्चर्ड किया, रिजल्ट इन द कैप्चर्ड एंड एक्यूजेशन ऑफ पिंडारी लीडर्स, ठीक है, ओके, ये जो है उसने किया, उन्होंने किया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स आए बहुत सारे। लॉर्ड हास्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स ताकि वो इम्प्रूव कर सके गवर्नेंस और एफिशिएंसी ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने स्ट्रेंथन किया कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टेरिटरीज के ऊपर। आर्ट एंड कल्चर पैट्रोनाइज किया, प्रिजर्व किया इंडिया लिटरेचर एंड हिस्टोरिकल टेंस। उन्होंने एजुकेशन और पब्लिक वर्क को भी जो है सपोर्ट किया। उसके बाद लॉर्ड हैस्टिंग कंटिन्यू द प्रमोट एजुकेशन वर्क टुवर्ड्स एमिंग प्रमोशन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। ही वर्क टुवर्ड्स एनहांसिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स विद इंडिया और अदर कंट्रीज ताकि वो बूस्ट अप कर सके ग्रोथ। अब हम करने जा रहे हैं लॉर्ड हैम्सरेस्ट के बारे में, जो कि 1820 थे 28 तक थे। उन्होंने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर्स जो है वो देखी, ठीक है। उसके बाद इस दौरान जो है बर्मीज एग्रेशन जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर आया टूवर्ड्स द ब्रिटिश टेरिटरीज नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर ट्रीटी साइन करी गई, ट्रीटी ऑफ यांगडाबो इन 1826 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने सीड किया असम को, मणिपुर को, अरनखंड राखिए को, तेनासरेम टू द ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश्ड करा, ठीक है, 1835 के अंदर। और उसके बाद वो नेपाल भी गए, वहाँ पे वो 1827 के अंदर गए थे और पहला गवर्नर जनरल ब्रिटिश थे वो, ठीक है, जो 1827 के अंदर जो है गए। ही विजिटेड द एम ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके नेपाल और के और जो है ब्रिटिश के रिलेशंस को, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट उन्होंने किया इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सारा, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ एजुकेशन किया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने प्रमोट किया एजुकेशन को, सपोर्ट किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है। उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को पैट्रोनाइज किया, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी प्रिजर्व किया हिस्टोरिकल टेक्स्ट और लिटरेचर को। ये सब दिस इज़ ऑल अबाउट द गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसमें से जो गवर्नर जनरल भी बने। दैट्स all for today. Thank you.